हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो जो हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो वाले नहीं देखे हैं उनको देख लेना आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है। समुद्रगुप्त जो था एक शासक था गुप्त वंश का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त जो है ना, इसका दरबारी कवि कौन था, तो इसका दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन इसका दरबारी कवि था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसने जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसके बारे में पूछता है एग्जामिनर। तो इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति एक पुस्तक लिखी थी इसने, उसमें इसने समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो हरिसेन जो है ना समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक रहा था वो आपसे पूछता है एग्जामिनर। तो समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल है वो रहा था 335 एडी, यानी कि 335 से लेकर के 380 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसकी जो 2 नीतियां थीं उनको आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। एक तो साउथ इंडिया के लिए नीति थी, एक थी इसकी नॉर्थ इंडिया के लिए नीति। ठीक है, साउथ इंडिया के लिए नीति कौन सी थी? साउथ इंडिया के लिए नीति थी जिसका नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या नीति थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह साउथ इंडिया के लिए नीति थी। और जो है ना नॉर्थ इंडिया के लिए पूछी जाती है, तो नॉर्थ इंडिया के लिए जो नीति थी उसका नाम था प्रसव उद्धारण नीति। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंदबरदाई है और बाणभट्ट है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदबरदाई और बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे। तो चंदबरदाई तो बहुत आसान है, इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, यानी कि ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो बाणभट्ट के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बाणभट्ट किसके दरबार में थे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है ढाका और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने कलकत्ता। देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका जो गठन है वो कहाँ पे हुआ था, तो जो अपना बंगाल का क्षेत्र था उस टाइम पर, वहाँ पर राजधानी ढाका में किया गया था इसका। अब ये कब किया था, इसका गठन कब किया था? तो इसका गठन हुआ था, कब हुआ था इसका गठन? 30 दिसंबर 1906, यानी कि 1906 में इसका गठन किया गया था। उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके प्रयासों से? सलीमुल्लाह जो थे ना, उनके प्रयासों से इसका गठन किया गया था। देखिए, अगला एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग कितना होता है। देखिए, जो अपना चंद्रमा है ना वो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है। जैसे अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो एक चक्कर को पूरा करने में वो 27 दिन का टाइम लेता है। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या होती है। देखिए, जब लौटता हुआ मानसून आता है तब उसकी अवधि क्या होती है, टाइम पीरियड क्या रहता है? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर से फरवरी और जून से सितंबर। तब आप कहेंगे सर अक्टूबर से नवंबर तक। जो अपना लौटता हुआ मानसून है अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर कहाँ होता है, लौट जाता है। अपने भारत में मानसून आता कहाँ से है? पूछा जाता है कि भारत का जो मानसून है वो कौन सा मानसून है, तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण क्या होता है।
चार ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट आंसर होगा आपका विटामिन ए की कमी। जो विटामिन ए होता है उसकी कमी के कारण क्या हो जाता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जैसे ही रात होगी उसमें आपको अंधापन नज़र आएगा, मतलब आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, आप अंधे प्रतीत करेंगे अपने आप को, उसी को रतौंधी बोला जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। जैसे हमने देखा कि विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है ना, इसका रासायनिक नाम पूछता है आपसे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो अब आप लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी पूछा गया था, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी आया आपके सामने, तो विटामिन बी को देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। दरअसल बी जो है ना, विटामिन बी, उसमें बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो बी जो विटामिन है उसमें लगभग क्या 8 विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि B1 हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो B1 है ना, उसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है उसका? रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा होता है? तो बेरी रोग होता है इसकी कमी से, इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स यानी ये बच्चों में होता है, जिसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ जो है ना उनकी मजबूती कम हो जाती है। विटामिन ई देखिए, तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का जरूर याद रख लीजिएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। सॉरी, देखिए जो विटामिन के होता है उसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है इसका? फाइलोक्विनोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका जो है ना, मतलब इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी कि जैसे आपके कहीं कट जाते हैं या फिर आपके कहीं चोट लग जाती है, उस टाइम पर आपके शरीर से जो ब्लड निकलता है, खून निकलता है, वो क्या होता है, खुद ब खुद अपने आप कुछ मिनटों के बाद रुक जाता है, बंद हो जाता है शरीर से बाहर निकलना। उसी को, वो क्यों बंद हो जाता है? वो इस वजह से बंद हो जाता है क्योंकि विटामिन के आपके शरीर में है और वो क्या कर देता है, रक्त का थक्का जमा देता है। जैसे आप लोग को जो चोट आई है उस स्थान पर एक पतली सी लेयर चढ़ा देता है, वो पतली सी लेयर चढ़ा देता है, जिससे कि आपका जो अंदर का ब्लड है वो बाहर ना आ सके। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, विटामिन के वन की कमी हो जाती है, तब आपके शरीर में जो है ना रक्त का थक्का नहीं जमेगा और इस स्थिति में आपका जो शरीर है वहाँ से जो है ना ब्लड बाहर आता ही रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। देखिए एक और क्वेश्चन है, साइंस का ही क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जो एसिटिक एसिड है उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये पाया जाता है आपका सिरिका में, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपका कहाँ पर किस में पाया जाता है? सिरिका में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, जो अपना चींटी होती है या फिर कोई डंक वाला जो जानवर, मतलब डंक वाला कोई एक जीव हो, जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, कौन सा एसिड पाया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है। एक आपके सामने रासायनिक नाम लिखा है जिसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अगर इसका सूत्र आपसे पूछा जाता है तो बेसिकली पहले तो इसको हम देख लेते कि ये होता क्या है। ये होता है बोरेक्स। क्या होता है?
बोरेक्स होता है, बोरेक्स का ही रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Na2। क्या होता है? Na2B4, क्या? B4O7 और 10H2O, 10H2O। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इस सूत्र को कहा जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, जो कि बोरेक्स का सूत्र है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ASP जो है ना, ASP इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका हिंदी मीनिंग अगर आप जाने, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन, सर्विस का मतलब सेवा और प्रोवाइडर मतलब प्रदाता। तो आवेदन सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे स्टैटिक जी का क्वेश्चन है और यहाँ से जो स्टैटिक जी के बन सकती है वो हम आपको कवर कराएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिद्धा किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है। देखिए, जो गिद्धा है ना, वो होता है आपका पंजाब में। ठीक है, गिद्धा डांस कहाँ पे होता है? पंजाब में। तो पंजाब आप लोग लगा लेंगे आंसर, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में, यहाँ पे ऑप्शन आया है तो राजस्थान के देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांस। राजस्थान में कौन कौन से डांस होते हैं? राजस्थान का आप लोग याद रख लीजिए, एक तो घूमर डांस हो गया। ठीक है, कौन सा डांस? घूमर डांस हो गया। और 13 ताली डांस, कौन सा? 13 ताली डांस राजस्थान में होता है। घूमर डांस भी राजस्थान में होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, राजस्थान में घूमर डांस हो गया, 13 ताली डांस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार ऑप्शन है, बिहार में और पंजाब में। यहाँ पे हमने अभी डांस के बारे में बात करी, डांस के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख लें कि उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप लोग फिलहाल के लिए 2 उत्सव याद रख सकते हैं। तो एक तो उत्सव है शहीदी उत्सव, शहीदी महोत्सव। ठीक है, शहीदी महोत्सव कहाँ पे? ये आपका पंजाब में। उसके बाद होला मोहल्ला, कौन सा? होला मोहल्ला, ये भी आपका पंजाब में मनाया जाता है। उसके बाद आपके सामने बिहार है ना, तो बिहार राज्य जो है ना, बिहार में एक तो सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहुला फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहुला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप लोग याद रख सकते हैं बटेश्वर मेला। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला हो गया, एक हो गया नौचंदी मेला। तो ये कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी की विकास की दर की तुलना में तेज हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है। देखिए, जैसे पैसे हैं उसकी आपूर्ति की जो वृद्धि की वास्तविक जीडीपी जो है ना, वास्तविक जीडीपी से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो वास्तविक जीडीपी विकास दर है इधर एक साइड, दूसरे साइड है पैसे की आपूर्ति की दर। तो अगर जो पैसे की आपूर्ति की दर जो है ना कम हो जाए और जीडीपी की विकास दर ज़्यादा हो जाए, पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी की विकास दर की तुलना में तेज हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति हो जाती है। मुद्रास्फीति हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर पर आता है। देखिए, ऑप्शन अगले पेज में है लेकिन यहाँ पर ही हम बता देते हैं। जो शैवाल होता है वो किस में आता है? पारिस्थितिकी इकोसिस्टम जो है ना, उसके किस में आता है? उत्पादक में आता है। किस में आता है? विनाशक में नहीं आता है, गलत है। विघटन करने वाला गलत है। तो ये आता है उत्पादक में, उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आता है, उत्पादक के श्रेणी के अंतर्गत। उत्पादक श्रेणी का मतलब ये है कि जो अपने शैवाल हैं वो अपना भोजन जो है ना स्वयं बना लेते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्पादक श्रेणी वाला। ठीक है, देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
सबसे पहले देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। देखिए बांग्लादेश जो देश है वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, मतलब पश्चिम बंगाल तो उसी से अलग हुआ था, मतलब बांग्लादेश अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अपनी सीमाओं को साझा करता है बांग्लादेश के साथ, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाला गेंडा वहाँ पर पाया जाता है, इस वजह से प्रसिद्ध है। कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा आपका सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य के मैंने आपको कल बताए हुए थे, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान थे, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताए थे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? आकार के संदर्भ में वरुण, एक वरुण ग्रह है, वो हमारे सौरमंडल का कौन सा नंबर का ग्रह है आकार के हिसाब से? तो देखिए यहाँ पे आपको लाइन से 4 ग्रह याद रखने हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो वरुण है ना वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, आंसर इसका हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति, उसके बाद बड़ा यानी कि सेकंड बड़ा कौन सा हो जाएगा? शनि, तीसरा बड़ा कौन सा हो जाएगा? अरुण, और चौथा बड़ा हो जाएगा वरुण, ठीक है। और सूरज के दूरी के हिसाब से पूछा जाए तो सूरज से दूरी के हिसाब से जो वरुण है वो सबसे लास्ट वाला ग्रह है, यानी कि 8वां ग्रह है, उसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था? देखिए जो अकबर था उसका शासनकाल रहा था कब से कब तक का? इसका शासनकाल रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। इसका शासनकाल रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर ने एक युद्ध लड़ा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा था, 1556 में लड़ा था, और जिसमें अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन जीता था? तो आप लगाएंगे अकबर, और कौन हारा था? तो आप लगाएंगे हेमू, ठीक है। और कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है वो 1556 में हुआ था। उसके बाद इसने एक युद्ध और लड़ा था जो जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध इसने लड़ा था 1576 में, जो कि महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर था, तो इसमें अकबर की ही विजय हो गई थी, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में जब सेनापति था उसका नाम था मीर बख्शी, ठीक है। सेनापति का नाम क्या रहा था? सेनापति का नाम रहा था मीर बख्शी। और मीर बख्शी जो था ना वो एक सैन्य अधिकारी भी था। क्या था? सैन्य अधिकारी था। इसके हाथ में सैन्य विभाग था, गुप्तचर विभाग था, वो भी इसके हाथ में था, इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। शिवाजी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तब आप लोग कहेंगे सर इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कब किया था? तो ऐसा पूछ सकता है कि कब किया था, तो 1876 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? तो कौन से नियम में बोला गया है? ये बोला गया है किरचॉफ के नियम में। यदि कोई बिंदु है उस पर आने वाली, उस पर प्रवेश करने वाली जो कुल धारा है उस बिंदु को छोड़ने वाली कुल धारा की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। किरचॉफ का नियम है, ठीक है, किरचॉफ के नियम में इसमें बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक ग्रह है उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण में कमी हो जाती है? देखिए जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो जैसे ही पृथ्वी की जो सतह है
उससे ऊंचाई मतलब ग्रह की जो सतह है उससे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो त्वरण में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिख रहा है आपको, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, जैसे जैसे अपना ग्रह सतह से ऊंचाई में वृद्धि होती है, यानी कि कोई ऊपर जा रहा है, तो उसके त्वरण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साधारण नमक का आणविक सूत्र बताइए। जो साधारण नमक होता है जिसको टेबल नमक के नाम से भी जाना जाता है, और इसे फॉर्मूला में लिखेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसे कहा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट में आपसे पूछा गया है, संगति में रहने वाले दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है। तो किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है, सिम्बायोसिस का। ठीक है, सिम्बायोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, और जो एक्सप्लेनेशन बताए हैं उनको जरूर आप लोग याद रख लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिसने इनके पहले वाले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।